नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 17 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन सोमवार, तारीख 17/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्पेरेक्स दूरबीन लॉन्च किया? उत्तर है नासा ने। आई इस खबर के बारे में जान लें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पता लगाने के लिए टेलीस्कोप स्पेरेक्स लॉन्च किया है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में एक नया स्पेस टेलीस्कोप मिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स अप्रोच ऑफ रियनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर लॉन्च करने की जानकारी दी। यह खगोल विधियों को ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है, जैसे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारा आकाशगंगा में ग्रहीय प्रणाली के जीवन के सामान्य संगठन कितने हैं। मिशन के तहत 96 अलग अलग रंगों के बैंडों से पूरे आकाश का नक्शा बनाया जाएगा। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? उत्तर है झांसी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सीएम योगी ने झांसी के पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को झांसी के पहले स्मार्ट सिटी और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने झांसी के लोगों को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि झांसी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह बड़ा तोहफा मिला है। इस दौरान सीएम योगी ने झांसी के स्पेस म्यूजियम का भी दौरा किया और बताया कि यह म्यूजियम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के बाद इस म्यूजियम में 30 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। अगला, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से कम होगा सौर ऊर्जा का उत्पादन। आईआईटी दिल्ली ने की रिसर्च। दुनिया में सूर्य ऊर्जा उत्पादन में 55वें नंबर पर है भारत। रायसीना डायलॉग का हुआ शुभारंभ। कालचक्र जन शांति और संग्रह रखी गई थीम। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है आयोजन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने गेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, सरकार ने संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। अगला, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि के बीच दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? उत्तर है यूक्रेन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दुनिया के हथियारों के बाजार में फ्रांस के बल्ले बल्ले बना दूसरा बड़ा हथियार निर्यातक देश। भारत ने रूस को दिया झटका। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के बीच यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। यूक्रेन 2020-2024 के दौरान यूक्रेन ने दुनिया के सबसे अधिक हथियार आयात किया, जो 2015 से 19 की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक था। भारत 2020 से 24 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था, लेकिन 2015 से 19 की तुलना में इसकी हिस्सेदारी 9.3% कम हो गई। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया? उत्तर है बांग्लादेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिससे भारतीय नौसेना का INS रणवीर और बांग्लादेश नौसेना का BNS अबू उबैदा ने भाग लिया। आइए इस अभ्यास के बारे में कुछ फैक्ट जान लें। अभ्यास का नाम बोंगो सागर 2025। नौसेना भारतीय नौसेना INS रणवीर और बांग्लादेशी नौसेना BNS अबू उबैदा। स्थान बंगाल की खाड़ी। उद्देश्य परिचालन, समन्वय, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना। अभ्यास का मतलब यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और समझ को मजबूत करने में मदद करता है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? उत्तर है चिली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत चिली की कृषि बैठक। सहयोग की नई संभावनाओं पर हुई चर्चा। भारत और चिली के बीच कृषि क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली संयुक्त कार्य समूह JWG बैठक 12 मार्च को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता भारत के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अजित कुमार साहू और चिली के कृषि
अध्ययन एवं नीति ब्यूरो के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक गैब्रियल लेसेका ने की। चिली के अधिकारी गैब्रियल लेसेका ने कहा कि उनका देश भारत के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। अगला, हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया? उत्तर है 200। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2023-24 में भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस निर्यात 200 अरब डॉलर के पार। रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले वर्ष के 193 बिलियन डॉलर से 3.63% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबल डिजिटल लीडर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगातार बढ़ता रहेगा और 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हाल ही में जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अगला, हाल ही में वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहां आयोजित किया जाएगा? उत्तर है मुंबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का पहला एडिशन 1 से 4 मई को मुंबई में होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को कहा कि आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स भारतीय क्रिएटर और टेक्नोलॉजिस्ट को ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स से जोड़ने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा। वेब्स का पहला एडिशन 1 मई से 4 मई के बीच मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। वेब्स भारतीय टैलेंट को दिखाने के लिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पेशेवरों का एक साथ लाएगा। अगला, हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? उत्तर है टाटा पावर ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टाटा पावर ने क्लब एनर्जी इको क्रूज शुरू किया है, जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान है। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह पहल 24 शहरों के 1000 स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, आगरा और कानपुर शामिल है। यह कार्यशालाओं, ऊर्जा ऑडिट प्रतियोगिताओं और प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से छोटे बच्चों को सौर ऊर्जा अपनाने और सतत विकास की जानकारी देता है। टाटा पावर का शुभंकर ग्लोबी छोटे बच्चों को स्थिरता की अवधारणाएं सरल तरीके से समझाने में मदद करता है। अगला, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगा? उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सोलर सिटी बनेगी यूपी के सभी नगर निगम। गोरखपुर में सीएम योगी ने होली की दी बड़ी सौगात। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों को होली की सौगात दी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आयो तर्ज पर सूबे के सभी नगर निगम क्षेत्र को सोलर स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। नगर निगम की ओर से एक होटल में आयोजित कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के लिए समन्वय से अच्छे परिणाम आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अगला, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उत्तर है एन गणपति सुब्रमण्यम को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा कम्युनिकेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि एन गणपति सुब्रमण्यम एनजीएस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 14 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। यह निर्णय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर लिया गया है, जैसा कि कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में उल्लेख किया गया है। कौन है एन गणपति सुब्रमण्यम? टाटा के कंसल्टेंट सर्विसेज टीसीएस के दिग्गज नेता एन गणपति सुब्रमण्यम, जिन्हें एनजीएस के रूप में जाना जाता है, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज टीसीएस का हिस्सा 40 वर्षों तक रहे हैं। अगला, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया? उत्तर है जिनेवा में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। श्रम और रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा श्रम और रोजगार से जुड़े प्रमुख वैश्विक मुद्दों का सार्थक हस्तक्षेप किया। श्रम और रोजगार सचिव ने आईएलओ के महानिदेशकों एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारत ने वैश्विक मंच पर श्रम कल्याण, गुणवत्तापूर्वक रोजगार और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी आवाज के रूप में कार्य करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अगला, हाल ही में किस देश ने 5000 मीटर रेंज वाली रडार तैनात किया है? उत्तर है चीन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीन ने बनाया विशालकाय एंटी हाइपरसोनिक रडार 5000 किलोमीटर दूर से हर छोटी बड़ी भारतीय मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। चीन ने एक नया शक्तिशाली रडार सिस्टम स्थापित किया है, जो वास्तविक समय से भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों की निगरानी कर सकता है। चीन म्यांमार सीमा के पास यूनान प्रांत में तैनात लार्ज फेज्ड एंड रडार एलपीआर बीजिंग की निगरानी क्षमताओं को काफी बढ़ाता है। यह प्रणाली, जिसकी अनुमानित सीमा 5000 किलोमीटर से अधिक है, ओडिशा तट पर भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में किए गए मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक कर सकती है, जो अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित मिसाइलों के परीक्षण का मुख्य केंद्र है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।